हेलो एवरीवन। तो इकोनॉमी के पिछले लेक्चर में जैसे हमने समझा था कि इनकम क्या होती है, किस तरीके से हम इनकम निकालते हैं, नेशनल इनकम क्या है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो है वो किस तरीके से जो इनकम है वो फ्लो करती है मार्केट में, उसे हम समझेंगे। एक एग्जाम्पल से हम इसको जानते हैं। जैसे कि मान लो कि हम काम करते हैं और हमें उसके बदले में इनकम मिलती है, लेकिन क्या हम जो काम करते हैं उसके बदले में हमें जो इनकम मिलती है वो हमारे पास ही रहती है? नहीं, क्योंकि हम उससे कुछ ना कुछ खरीदते हैं। जैसे कि हमने प्रोडक्ट कुछ मार्केट से खरीदा तो वो इनकम हमने क्या करा, वो फिर से मार्केट में दे दी। और वो जो प्रोडक्ट बना होगा वो किसी ना किसी ने बनाया होगा। हम जैसे ही वर्कर वहां पे काम करते होंगे तो ठीक है, जो हमें प्रोडक्ट मिला उसमें भी कोई ना कोई काम करता होगा। तो मान लो कि मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ मुझे वहां से इनकम मिलती है और मैं वापस से उन्हीं का प्रोडक्ट फिर से लेता हूँ, तो वापस इनकम कहाँ गई? उसी फैक्ट्री के पास जो उसका ओनर होगा। तो ये क्या है, सर्कुलर फ्लो है इनकम का, कि जैसे कि जहां से हमने पैसा लिया फिर से वहीं घूम के वापस जाएगा। और हम इसको समझते हैं जैसे कि हम गुड्स एंड सर्विस की बात करिए हमने, ठीक है, गुड्स और सर्विसेज पे डिपेंड करता है जितना भी अपने इनकम जो जनरेट करी, कितने अपने गुड्स जो कि प्रोवाइड करे, प्रोड्यूस करे प्रोडक्शन पे, ठीक है, और सर्विस कितनी दी आपने। तो हमने इसको समझा था 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है जो इनकम है प्रोडक्शन का, ठीक है, किसी की चीज पे। एक ये डिपेंड करता था कैपिटल पे, कैपिटल देखा था हमने का। देन हमने देखा था जो कि ओनर होगा, ठीक है, उसका जो एक एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप एंटरप्रेन्योर, ठीक है। कैपिटल देखा था हमने, कैपिटल इसको हम क्या कहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट करा। एंटरप्रेन्योर जो उसमें अपने राय देगा, जो उसमें काम करेगा, ठीक है, वो किस तरीके से वो काम करना है। थर्ड हमारे पास आता है लैंड आता है, और फोर्थ हमारे पास आता है जो वर्कर थे जो काम करते थे वहां पे, ठीक है। सो फोर्थ आ गया हमारे पास वर्कर। सो ये 4 तरीके के जो कि हमने देखा जिसकी वजह से हम इनकम क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इसमें क्या हम प्रोड्यूस करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज हमारा काम था प्रोड्यूस करना, जिसकी वजह से प्रोडक्शन होती थी गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करेंगे हम इन 4 तरीकों से। कैपिटल में जैसे कि हम देखेंगे कैपिटल में हमें क्या मिलता है, जैसे जिसने इन्वेस्टमेंट करी होगी उसे क्या मिलता है, उसे इंटरेस्ट मिलेगा उसके बदले में। जो उसने पैसे लगाए होंगे उसके बदले में उसको इंटरेस्ट मिलेगा। जो एंटरप्रेन्योर होगा उसको उस कंपनी का प्रॉफिट मिलेगा, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से वो पैसे लेगा, ठीक है। लैंड को क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। और किसी की लैंड अपनी है तो रेंट जो भी उसने सेव करा, नहीं तो रेंट देता तो उसने रेंट जो सेव करा उसको हम इसमें इंक्लूड करेंगे। देन हम देखेंगे जो वर्कर है, वर्कर को वेजेस मिलते हैं, तनख्वाह मिलती है, ठीक है। सो 5 तरीके की इनकम थी हम जनरेट करते थे। 4 तरीकों से हम इनकम को जनरेट करते हैं और ये हमारे पास 4 तरीके की इनकम आती है, जिसमें कि कैपिटल में इंटरेस्ट मिलता है हमें, जिसने इन्वेस्टमेंट करी होगी। एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है, लैंड वाले को रेंट मिलेगा और वर्कर को वेजेस मिलेंगे। और किसके बेसिस पर, गुड और सर्विस जो आपने प्रोवाइड करी है, आपने जो गुड्स दिए, जो प्रोडक्ट दिया, या फिर जो सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं उसके बेसिस पर आपको क्या होता है कि 4 टाइप की इनकम मिलती है। अब हम समझते हैं कि जो सर्कुलर फ्लो हम समझते हैं कि फ्लो इनकम का है। मैंने एक एग्जाम्पल से समझा कि मार्केट से हम प्रोडक्ट लेते हैं और मार्केट से ही हमें पैसा मिलता है एज इनकम, ठीक है, वो अपना समझ लिया। लेकिन क्या हम अब ये समझेंगे कि किस तरीके से जो है जो फ्लो है इनकम का वो किस तरीके से होता है और कितने टाइप का होता है। मेनली जो इनकम का फ्लो है हम उसे सेक्टर में डिवाइड करते हैं। जैसे कि सबसे पहले उसमें आता है 2 सेक्टर मॉडल, देन 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल और देन 5 सेक्टर मॉडल। सो इसमें क्या होता है कि 4 टाइप के सेक्टर हैं, ठीक है, उनके मॉडल्स को हम समझते हैं वन बाय वन। जिसको कि सबसे पहले हम फर्स्ट से स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि जब भी इनकम का फ्लो होगा वो एक पर्सन के पास या एक ही जो फर्म होगी उसके पास नहीं होगा वो, क्योंकि एक इंसान से लेकर वो दूसरे तक जाएगा फिर दूसरे से पहले के पास आएगा, तो एक फ्लो बनेगा वो, ठीक है। फ्लो के लिए 2 इंसान की जरूरत है या फिर 2 फॉर्म्स की या जो भी आप मान लो, ठीक है, 2 चीजों की जरूरत है जिनके बीच में कि वो फ्लो होगा। हम सबसे पहले हम समझते हैं कि जो 2 सेक्टर मॉडल है, ठीक है, 2 सेक्टर जो मॉडल है उसे हम समझते हैं कि 2 सेक्टर मॉडल में क्या होता है। जैसे कि 2 सेक्टर मॉडल में हम देखते हैं जैसे कि हम, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, हाउस होल्ड हो गया, ठीक है। हाउस होल्ड में क्या होगा कि जो हाउस है उसका जो भी इंसान जो भी काम कर रहा है उसको जो तनख्वाह मिलेगी, वेजेस मिलेंगे, हाउस होल्ड में आ गया। और कहाँ से मिलेगी, एक फैक्ट्री से, ठीक है, एक फैक्ट्री से जहां पे वो काम करता होगा। सो इन दोनों के बीच में जो सर्कुलर फ्लो होगा, सर्कुलर फ्लो सिर्फ उसका पैसों का नहीं, जो काम का होगा वो भी। जैसे कि हाउस होल्ड भी होगा वो काम करेगा किसके लिए, फैक्ट्री के लिए काम करेगा, वर्क करेगा वो फैक्ट्री के लिए। और जो फैक्ट्री प्रोडक्ट बनाएगी वो किसको देगी, वो वापिस से कहाँ आएगा, जो हाउस होल्ड होगा जो उसको खरीदेगा उसके पास क्या आया, प्रोडक्ट आया। और इसी काम के बदले में फैक्ट्री इनको क्या देगी, फैक्ट्री इनको देगी पे वेजेस देगी, वेजेस देगी। और फैक्ट्री को जो ये क्या करेंगे वापस से इनसे सामान खरीदेंगे, वही प्रोडक्ट खरीदने के लिए उनको पैसे देंगे, ठीक है। मनी किस चीज के लिए देंगे, बाई करने के लिए जो उन्होंने की प्रोडक्ट खरीदा। सो 2 सेक्टर मॉडल में क्या होता है, सिर्फ 2 ही जो फॉर्म्स हैं वो यूज ऐड होती हैं, एक तो हाउस होल्ड और दूसरा फैक्ट्री। हाउस होल्ड और फैक्ट्री के बीच में ट्रांजिशन होना, जो सर्कुलर फ्लो होगा उसको हम कहते हैं 2 सेक्टर मॉडल,
ठीक है। टू सेक्टर मॉडल में क्या हुआ, हाउस होल्ड और फैक्ट्री। फैक्ट्री ने क्या करा, प्रोडक्ट बनाया हाउस होल्ड के लिए, हाउस होल्ड ने उस प्रोडक्ट बनाने के लिए काम करा, ठीक है। और हाउस होल्ड ने क्या करा, मनी दी फैक्ट्री को उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए, और जो वर्क करा था फैक्ट्री में हाउस होल्ड ना, उसने उसको क्या दिया, वेजेस दिए। और उसके बेसिस हम देखते हैं कि टू सेक्टर मॉडल जो है वो उसमें हाउस होल्ड और फैक्ट्री का मेन रोल है। अब हम देखते हैं थ्री सेक्टर मॉडल। थ्री सेक्टर मॉडल में क्या होता है कि इसमें एक और फॉर्म ऐड हो जाती है, जिसमें कि हम ऐड करते हैं किसको, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब FINI, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जिसमें कि हम देखते हैं बैंक है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का जो मेनली मतलब है क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक, जिसमें कि हम सेविंग वगैरह करते हैं। जैसे कि फैक्ट्री के पास पैसा आया वो सेव करके। टू सेक्टर मॉडल में क्या होता है कि हमारे पास इनकम जो है रियलिटी में देखें तो कोई भी इनकम नहीं होती, इसको हम कहते हैं कि बार्टर सिस्टम भी कहते हैं। और मेनली ये जो टू सेक्टर मॉडल था ये यूज होता था एज अ हब ऑफ सिविलाइजेशन में, जहाँ फिर उसके बाद भी काफी देर तक जैसे कि गाँव में ये यूज होता है। जैसे कि हमने किसी को चावल दिए, उसके बदले में उसने हमारे खेत में काम कर दिया, और हमने किसी के घर में जैसे कि इस फंक्शन में काम कर दिया और उसके बदले में उन्होंने हमें कुछ पे कर दिया। सो ये क्या था सिस्टम कि टू सेक्टर में ही चलेगा, और इसमें मेनली जो इनकम है वो नहीं होती, क्योंकि इसमें सेविंग ही नहीं होगी। जो भी पैसा आएगा वो वापस फैक्ट्री के पास आएगा, फैक्ट्री के पास जो पैसा आएगा वो वापस इधर आएगा। सो इनकम जो है मेनली, इनकम हमने समझा था इनकम तब होती है जब उसमें से हम डिस्पोजेबल इनकम को निकालते हैं। जैसे रियल इनकम को हमने देखा था, तो जो कि मॉनिटरी इनकम और डिस्पोजेबल इनकम में से डिस्पोजेबल इनकम को हम निकालते हैं जब उसमें से मान लो कि आपके पास इनकम आई, उसमें से हम रेंट निकालते हैं, जो अपना जो आपके खर्चे हैं, ठीक है, लाइबिलिटी है आपकी, उसको, और जो इंटरेस्ट आप गवर्नमेंट को देंगे, उन दोनों को निकाल के आपके पास इनकम आती है, जहाँ पे ना तो कोई लाइबिलिटी है ना ही आप किसी को इंटरेस्ट दे रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, इनकम की जो है वो सेविंग नहीं है। मेनली यहाँ पे क्या है, ये सिस्टम मेनली यूज नहीं होता। जो शहरों में, गांव में यूज होता है अभी भी, कई जो छोटे छोटे गांव में वहां पे यूज किया जाता है कि आप एक चीज के बदले दूसरी चीज दे दो। बट मेनली ये चीज बड़े जो पैमाने पे ये चीज जो है यूज नहीं की जाती। और थर्ड हमारे पास आता है, हम थ्री सेक्टर मॉडल का, तब हम कह सकते हैं कि इनकम की जो है सेविंग होती है। जैसे कि फैक्ट्री है, वो क्या करेगी, आपकी अपनी इनकम जो है सेव करेगी, इनकम यहाँ पे सेव करेगी। हाउस होल्ड होगा वो अपनी इनकम जो है वो यहाँ पे सेव करेगा। बदले में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक क्या करेंगे, इसको लोन देंगे। जैसे किसी हाउस होल्ड को घर का काम करवाना, अपने घर का नया घर बनवाना है, तो वो उसको लोन देगा इंटरेस्ट में, मान लो कि 12% इंटरेस्ट पे वो उसको दे देगा। और वही फैक्ट्री को क्या होगा, जैसे कि फैक्ट्री कोई बड़ी फैक्ट्री होगी, उसे और ज्यादा पैसा चाहिए होगा अपने आप को और इनहेंस करने के लिए, फैक्ट्री को और अधिक पैसा चाहिए, तो वो उसको पैसा देगा। मान लो उसको वो 12% पे दे रहा है। तो बैंक का क्या काम है, जो पैसा सेव करेगा वो लोगों से लेके, ठीक है, वापस उन्हीं को देगा, किस पे, इंटरेस्ट के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक बैंक हूँ, तो मेरे पास कुछ पैसा आया, तो मेरे पास जो लोग काम करेंगे, मेरे पास जो पर्सन काम करेंगे, मुझे उनको भी तो इनकम देनी है। तो उनको जो इनकम दूंगा मैं कहां से दूंगा, वही जो इन्होंने पैसे दिए और हमने इनको क्या करा, लोन करा वापस। मान लो कि 100% है एक बैंक के पास, तो 100% 10,000 अपना सेव करते हैं, ठीक है, 10,000 सेव करेंगे, तो 100% अगर सेव करा, ठीक है, और उस पैसे को हमने इकट्ठा करके क्या करा, किसी फर्म को दे दिया, किसी बड़े बिजनेसमैन को दे दिया कि आप हमारा पैसा यूज करो और उसके बदले हमें इंटरेस्ट दे देना 1 साल के बाद इतना। तो 1 साल के बाद हमें जो इंटरेस्ट मिलेगा उसमें से हम अपनी भी इनकम निकाल लेंगे, जो हमारे पास काम करेंगे उनकी भी इनकम निकाल लेंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे हाउस होल्ड का पैसा उसको सेव करेंगे। मेनली जो बैंक में देखा जाए तो जितना पैसा होता है ना, फॉर एग्जाम्पल जितना पैसा फ्लो करता है मनी, मनी के चैप्टर में हम समझेंगे इसको डिटेल में, मनी क्या होती है, कौन कौन सी मनी होती है, करेंसी क्या होती है, ठीक है, उन सभी को डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे हम ये समझते हैं कि जब हम मनी की बात करते हैं तो एक्चुअल में जितनी मनी पूरे देश में बोली जाती है उतनी मनी होती नहीं। जैसे कि बैंक में जो पैसा बड़ा होगा वो तो नंबर्स में होगा, नंबर्स की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने बैंक से किसी और को ट्रांसफर करे वैसे, तो मैंने एक्चुअल में मनी तो नहीं दी, एक्चुअली जो मनी है वो तो नहीं दी, एक तो नंबर ही गया ना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5,000 था, मैंने किसी को 4,000 सेंड कर दिया, तो उसके बैंक में सिर्फ वो नंबर ऐड हुआ, ना कि वो पैसे आए, ठीक है। मेरे बैंक से जो गया वो सिर्फ 4,000 का एक नंबर गया। तो एक्चुअल में जो बैंक यूज करता है ना, जितनी मनी हमें दिखाई जाती है बैंक में उतनी मनी होती नहीं है। वो एक सिर्फ एक डाटा है जो कि एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसफर होगा और दूसरी तरफ से इधर आएगा। इसीलिए आजकल जो ऑनलाइन सिस्टम है उसको प्रमोट किया जा रहा है कि पैसों की जो लेन देन है उसको कम किया जाए, पैसे जो मार्केट में है, क्योंकि उसकी वजह से ब्लैक मनी बहुत अधिक हो जाती है, ठीक है, और पैरेलल इकोनॉमी में फिर प्रॉब्लम होती है। और उसी के चक्कर में क्या होता है कि बैंक जो है उनके पास उतना मनी नहीं होती जितनी दिखाई जाती है मनी, और वो एज अ नंबर होता है। सो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो थर्ड रोल प्ले करता है। जब हम थ्री सेक्टर मॉडल पढ़ते हैं तो थ्री सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड आता है, फैक्ट्री आती है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसमें कि बैंक आता है। अब हम देखते हैं कि फोर सेक्टर मॉडल में हम क्या करेंगे। जब हम फोर सेक्टर मॉडल की बात करेंगे तो इसमें एक और एंटिटी ऐड होगी, और इसमें एक और एंटिटी ऐड होगी जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। हम इसमें ऐड करेंगे गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट को जब हम इसमें ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल की जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे इनको कौन कंट्रोल करेगा, जैसे आरबीआई, आरबीआई पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को कंट्रोल करता है।
सो जितने भी बैंक हैं इंडिया में, एसबीआई हुआ या फिर पंजाब नेशनल बैंक हुआ, जेएनके नेशनल बैंक हुआ, जितने भी नेशनल बैंक हैं उनको कंट्रोल कौन करेगा? आरबीआई करेगा कंट्रोल, ठीक है। जो हालांकि 2019 तक जब तक 370 था जेएनके में, तब तक जो जेएनके का जो भी बैंकिंग सिस्टम था, ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम, उसको कंट्रोल करता था एसबीआई। वो आरबीआई के अंदर नहीं आता था, क्योंकि जो जेएनके का था उसका अपना एक लॉ था, ठीक है। उसका जो इंडिया का जो मेन लॉ था वो जेएनके में लागू नहीं होता था, कुछ धाराओं को छोड़ के, ठीक है। बट अभी क्या हुआ 2019 के बाद जब हमारा 370 गया, तो उसके बाद क्या हुआ कि जेएनके में अभी जो है वो आरबीआई रूल करती है। पहले एसबीआई के द्वारा पूरे जेएनके का बैंकिंग सिस्टम देखा जाता था, अभी आरबीआई के द्वारा। सो गवर्नमेंट का क्या है, जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से वो क्या करेगा? टैक्स लेगा, इसका काम है टैक्स लेना, ठीक है। हाउस होल्ड से वो टैक्स लेगा। इनडायरेक्ट टैक्स होता है और डायरेक्ट टैक्स होता है, हम टैक्स की चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट टैक्स, दो टाइप के टैक्स होते हैं, इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। फैक्ट्री से भी वो सेम करेगा, फैक्ट्री से वो टैक्स लेगा, ठीक है। फैक्ट्री से भी आगे टैक्स। सो टैक्स आया गवर्नमेंट के पास कहाँ से? हाउस होल्ड से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी रन कर रहे होंगे वो भी टैक्स देंगे, और फैक्ट्री हुआ वो भी टैक्स देंगे। और गवर्नमेंट बदलने में भी, जैसे हमने समझा कि एक फ्लो है जी, ठीक है। फ्लो में क्या होता है? एक जगह से पैसा होता है दूसरी जगह के पास जाएगा। जैसे कि हाउस होल्ड की बात करें, जैसे कि फैक्ट्री को क्या देगी? जैसे गवर्नमेंट जो है फैक्ट्री को देगी क्या? सब्सिडी देगी, सब्सिडी देगी किसी के, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज की प्रोडक्शन हो रही है, तो आपको हमारी तरफ से कुछ पैसा दिया जाएगा, कुछ छूट दी जाएगी, उसको हम कहते हैं सब्सिडी। तो कुछ छूट देना, ठीक है, उसको हम कहते हैं सब्सिडी। और फैक्ट्री को सब्सिडी दी जाती है कि आप कुछ भी चीज बना रहे हो, वहां पर निर्माण कर रहे हो किसी चीज का, उसके बदले में आपको सब्सिडी दी जाएगी। हाउस होल्ड को कहें, हाउस होल्ड को भी सब्सिडी देगी गवर्नमेंट। हाउस होल्ड को जो सब्सिडी मिलेगी उसे हम देखते हैं कैसे? जैसे कि अभी जो प्राइम मिनिस्टर जो आवास योजना की तरफ से जो घर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, 1.5 लाख रुपए जो हर पर्सन को दिया जा रहा है, तो ऐसा किसकी तरफ? सब्सिडी, घर बनाने के लिए सब्सिडी दी गई, ठीक है। पीएमयू आवास योजना थी, आवास योजना के थ्रू क्या हुआ कि लोगों को घर बनाने के लिए पैसे दिए गए, तो उसकी सब्सिडी की एज ए सब्सिडी गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी देती है किसको? हाउस होल्डर। तो 4 सेक्टर मॉडल में क्या था? हमने 2 सेक्टर मॉडल में समझा, हाउस होल्डर फैक्ट्री 2 एंटिटी थी, ठीक है। और 3 सेक्टर मॉडल में हमने देखा कि हमारे पास थर्ड एंटिटी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको हम बैंक कहते हैं वो हमारे पास होता है, ठीक है। फोर्थ में क्या होता है? हमारे पास गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस होती है, और गवर्नमेंट क्या करती है इसमें कि आरबीआई रन करती है पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को, ठीक है। आरबीआई कंट्रोल करती है कितनी छूट देनी है बैंक को, कितना लोन देगी बैंक, कब लोन के लिए जो है वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, कब आरबीआई अपने इंटरेस्ट को कम करेगी वो देखेगा। फिर वो फैक्ट्री और हाउस होल्ड से टैक्स लेगा और वापस में उनको क्या देगा? प्रोवाइड करेगा सर्विसेज, जैसे कि सभी जैसे पीएम आवास योजना को हाउस होल्ड को दिया गया, ठीक है, बहुत सारे घर बनाए गए, ठीक है। सो वो गया वो गवर्नमेंट का काम। अब हम देखते हैं एक होता है 5 सेक्टर मॉडल। 5 सेक्टर मॉडल में हम क्या करते हैं? एक फिफ्थ एंटिटी ऐड करते हैं। फिफ्थ एंटिटी कौन सी है? अभी तक हम क्या कर रहे थे, जैसे कि अभी तक हमने जितने भी देखे उसमें हम देख रहे थे कि हाउस होल्ड हो गया, फैक्ट्री हो गई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, गवर्नमेंट हो गया, 4 टाइप। हम पूरे अपने देश में ही घूम रहे थे। जैसे किसी एक देश की बात करेंगे तो एक देश में ही घूमा जा रहा है, एक देश की ही एंटिटी को चेक किया जा रहा है। बट अब हम क्या करेंगे? अब हम देश से बाहर निकलेंगे, जब हम इसमें बात करेंगे फिफ्थ एंटिटी की, तो फिफ्थ एंटिटी जो एक्स्ट्रा फॉरेनर हो गए, फॉरेन जो हो गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जब हम बात करेंगे सब हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगी फिफ्थ एंटिटी। फिफ्थ एंटिटी में क्या होगा? जैसे कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल देखिए गवर्नमेंट है, एक कंट्री के साथ, फॉर एग्जाम्पल हमारी इंडिया है, इंडिया जो भी फॉरेनर से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो भी होगा वो कैसे होगा? फॉरेन इंस्टीट्यूट के थ्रू। हमारे बैंक से इसमें इन्वॉल्व होंगे, हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो इसमें इन्वॉल्व होंगे। जैसे कि फॉरेन जो होगी इन्वेस्टमेंट होगी, जैसे कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एफपीआई, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो इस तरीके की जो इन्वेस्टमेंट है वो होती है, ठीक है। फॉरेन की तरफ से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी, जैसे कि कोई कंपनी होगी, जैसे कि हमारी टाटा कंपनी है, ठीक है, तो टाटा में फॉरेन के जो इन्वेस्टर होंगे वो इन्वेस्ट करेंगे, टाटा में इन्वेस्ट करेंगे। सो काम किसके पास आएगा? हमारे हाउस होल्ड के पास काम आएगा। फैक्ट्री मान लो टाटा है तो उसके पास काम आया, ठीक है, वो काम देगा हाउस होल्ड को, ये भी इन्वॉल्व हुआ। हमारी जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो तो पहले से उसका लिंक है, हमारी गवर्नमेंट उसका लिंक है। सो जितनी भी इन्वेस्टमेंट होगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी जो कि इंडिया में, फॉरेन इंडिया की गवर्नमेंट अपनी कंट्री, तो वो जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट और साथ में जो कि इन्वेस्टमेंट होगी, जैसे कि एफडीआई और एफपीआई के थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट होगी, एफडीआई और एफपीआई को
समझेंगे डिटेल में, इसके ऊपर भी एक वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। सो उस जो इन्वेस्टमेंट होगी उसमें हम क्या करते हैं कि फिफ्थ पिलर को ऐड करते हैं, और जो फिफ्थ पिलर है वो क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, एक फॉरेनर कंट्री का या फिर फॉरेन नेशन का जो कि रोल होगा इंडिया में एज उनकी इन्वेस्टमेंट। सो हम उसको ऐड करते हैं एज अ फिफ्थ सेक्टर मॉडल। सो हमने देखा, हमने 5 सेक्टर मॉडल देखे, ठीक है। पहला हमने देखा हाउस होल्डर फैक्ट्री जो कि 2 सेक्टर मॉडल था। देन हमने देखा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऐड करा, थर्ड एंटिटी, फोर्थ एंटिटी हमने ऐड करा गवर्नमेंट को, और फिफ्थ एंटिटी में हमने ऐड करा फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो कि कंट्री के साथ होगी उसमें इंक्लूड होंगे ये चारों ही, और हम डायरेक्ट इसका फोर्थ एंटिटी फिफ्थ एंटिटी है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, उसके साथ लिंक करेंगे और हमारे पास ये 5 सेक्टर मॉडल जो कि तैयार होता है। तो हमने देखे आज 5 सेक्टर मॉडल देखे हमने, किस तरीके से इनकम है वो सर्कुलर फ्लो करती है। सर्कुलर फ्लो इसलिए क्योंकि एक जो पर्सन है या फिर एक एंटिटी अकेले मैं वो नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल ये हाउस होल्ड है, तो ये क्या करेगा, ये ही प्रोडक्ट बनाएगा, यही खाएगा, तो वो फ्लो थोड़ी हुआ, वो तो खुद बनाया इसने खुद के लिए और खुद खा गया। सो फ्लो हुआ ही नहीं। फ्लो कब होगा, जब हाउस होल्ड फैक्ट्री के पास जाएगा, फैक्ट्री के जो पैसा है या फिर काम है वो इनके पास आएगा। और फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक रूल होता है, जैसे कि कोई भी कंपनी है, जब जब हमारा पास एलपीजी आया, ठीक है, लिबरेशन प्राइवेटाइजेशन जब हमने करा, वो तब एक रूल था जो कि पूरे वर्ल्ड में चलता है कि जब कोई भी कंपनी होगी जब जिसके पास 51% शेयर्स होंगे वो एज अ लीड करेगी, वो एज अ हेड होगी, उस चीज की मेन ओनर वही होगी। जिसके पास 49% जो ओनरशिप होगी वो एज अ सेकंड एंटिटी होगा, जिसके पास की कम रोल्स होंगे और कम पावर्स होंगी, और 51 वाला मेन हेड होगा। सो जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होती है तब क्या करना होता है कि हमें ध्यान रखना होता है कि जब हमारी कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो वो उतने ही शेयर ले, जैसे कि कंपनी को जब शेयर देती है तो इसमें 2 टाइप के शेयर होते हैं। जैसे एक हो गया कि 49% से ऊपर मत दो, 49% से ऊपर दोगे तो मेन ओनर वो होगा जिसके पास की 50 से अधिक है। जिसके पास 51% शेयर होंगे वो एज अ मेन ओनर होगा, जो जिसके पास 49 है वो एज अ सेकंड ओनर होगा, ठीक है। मेन चलेगी किसकी, जो इसके पास 51 होगा। सो फॉरेन जब भी इन्वेस्टमेंट होती है तब ध्यान रखा जाता है कि ऐसा ना हो कि जो फॉरनर है वो 51% शेयर से जो है वो इनटेक कर लें कंपनी में और 49 हमारे पास रह जाए। सो जब एलपीजी स्टार्ट हुआ तब आईएमएफ ने कंडीशन रखी कि आप इस सिस्टम को चेंज करो, क्योंकि उससे पहले हमारे पास फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट थी वो नहीं आती थी। लेकिन एलपीजी जब 1992 में क्राइसिस हुए, ठीक है, तो उस टाइम पे मनमोहन सिंह और जो कि पीएम नरसिम्हा राव थे उन्होंने ऐड करा इस चीज को, एलपीजी को लेकर आए, आईएमएफ ने उसको प्रमोट करा, किस लिए कि इंडिया की जो हालत है उसको बेटर किया जाए। और उसमें एक दिया गया फंडा कि 51% शेयर्स जो आप जो बाहर की फॉरेनर कंपनीज हैं उनको ऐड करो, ठीक है। सो 51% शेयर्स जो मेनली नहीं दिए जाते, क्योंकि जब 51% शेयर दे दिए जाएंगे तो वो मेन जो कि लीड रोल जो प्ले करेगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट या कोई भी जिसके पास 51% शेयर होंगे। और सेकंड चीज होती है जब हम एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मेनली तो इसमें को हम स्टॉक मार्केट में उसमें डिटेल में समझेंगे, जब हम सेनेक्स है उसको समझेंगे। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास जियो आई, ठीक है, जियो को एग्जाम्पल लेते हैं। सो जब जियो आई तो जियो ने कोलैब करने की कोशिश करी किसके साथ, गूगल के साथ। जब गूगल के साथ जियो ने कोलैब करा तो जो जियो है उसने गूगल को अपने शेयर दिए, 9.9% शेयर दिए, ठीक है। 100 में से 9.9 शेयर जो है वो दे दिए गूगल, वो 10 पूरे नहीं दिए। 10 क्यों नहीं दिए, जब आप किसी को 10 की वैल्यू में या फिर 10 से ज्यादा शेयर दे देते हो तब जो जिसने उसमें शेयर दिए होते हैं उसके पास बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होती है, तो उसमें बैठने के हक कि वो पा लेता है, उसके पास जो है उसकी परमिशन मिल जाती है कि वो बोर्ड मेंबर्स में बैठेगा, वहां पे सलाह देगा, जो वो वैल्यू रखेगा वहां पे। अगर वही सेम 10 बंदों का बोर्ड मेंबर है तो अगर 8 ने वही सेम वैल्यू रख दी तो जो 2 मेन ओनर भी होंगे, ओनर भी उसको चेंज नहीं कर सकता। सो जब जियो को गूगल के साथ कोलैब किया गया, सो गूगल ने, जियो मुकेश अंबानी ने क्या करा कि 9.9% शेयर जो है गूगल को दिए, 10% नहीं दिए, ताकि गूगल कभी भी उस चीज में इंटरफेयर ना कर सके। अभी गूगल के शेयर जो है वो 9.9% है, और गूगल चाह कर भी जो कि जियो में अपना जो है इंटरफेयर नहीं कर सकता, वो बोर्ड में बैठ ही नहीं सकता। इसीलिए जब शेयर्स दिए जाते हैं किसी भी कंपनी द्वारा, ठीक है, वो क्या करता है, शेयर्स को तोड़ के देता है कि 2 शेयर्स ले लो, 3 शेयर्स ले लो, 4 शेयर्स ले लो, उनकी वैल्यू बढ़ा के, ठीक है। कोई भी कंपनी 10% से ज्यादा शेयर एक ही पर्सन के पास नहीं देती, एक पर्सन के लिए वो एक लिमिट रख देते हैं और उन शेयर्स को उस तरीके से तोड़ते हैं कि एक पर्सन के पास उतने ही शेयर हो जितने की उसको बोर्ड मेंबर्स में ना बैठा, मतलब बैठने की परमिशन ना दे। तो इस तरीके से जो है शेयर्स हम समझेंगे उनको भी डिटेल में एक वीडियो। तो आज की वीडियो में हमने समझा जो सर्कुलर फ्लो हमने समझा कितने टाइप के हमारे पास था, 4 टाइप से हमने देखी, 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल, 4 सेक्टर मॉडल, 5 सेक्टर मॉडल, और हमने उसको वन बाय वन समझा। इसमें जो एंटिटी यूज हुई, हाउस होल्ड, फैक्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको हम बैंक बोलते हैं, गवर्नमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट। सो आज की वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट हम समझेंगे इसके बाद पॉवर्टी क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है, उसके ऊपर एक नई वीडियो लेकर आएंगे और देन हम आगे समझेंगे
अगर जो इन्वेस्टमेंट है इसके बारे में समझेंगे, टैक्सेस क्या होते हैं उनको समझेंगे, ठीक है, और आरबीआई क्या होता है, आरबीआई की मॉनेटरी सिस्टम है उसको समझेंगे, और देन हम वन बाय वन वो भी देखेंगे कि जो 5 ईयर प्लान था, जो प्लानिंग कमीशन थी वो किस तरीके से बनी और किस तरीके से उसे खत्म किया गया। हम वन बाय वन डिटेल में इकोनॉमिक्स को पूरा कंप्लीट करें, तो हमारे साथ जुड़े रहिए और कोशिश करें कि जो बेल आइकन है उसको क्लिक करें, हमको सब्सक्राइब करें और हमें शेयर करें, ताकि हम ऐसी ही वीडियोस आपके लिए बना के ला सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।